हेलो बच्चों। वादा किया था आप लोगों से कि सिग्मा समेशन पे एक लेक्चर लिया जाएगा और मैंने आपको समेशन पे एक लेक्चर दे दिया है। आई होप आपको समेशन वाला लेक्चर पसंद आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो चुके होंगे। वादा किया था, निभा भी दिया। हमें नहीं आता वादों से मुकर जाना, हमें तो सिर्फ आता है वादे निभाना। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आज का चैप्टर है। नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। चैप्टर का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मेरे दिल के काफी करीब है। सच बताऊं तो मुझे मैथमेटिक्स रियल में समझ में आना ही शुरू तब हुआ जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा था अपने बचपन में। जब मैंने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था उसी के बाद मुझे मैथ्स का रियल मीनिंग समझ में आना शुरू हुआ, लॉजिक का रियल मीनिंग समझ में आना शुरू हुआ। और परम्यूटेशन के बाद फिर मैंने मैथ्स में, मुझे लगता है, मुड़ के नहीं देखा। मैथ्स मेरे दिल के करीब हो गया। मैथ्स की माया दिल में समाती चली गई। कई कहानियां ये चैप्टर अपने अंदर समेटे हुए है। मैंने इस चैप्टर की हिस्ट्री को पूरा खंगाल के देखा तो मुझे कई सारी सरप्राइजिंग चीजें भी मालूम चली। वैसे तो इस चैप्टर की डेवलपमेंट में चाइना के लोगों ने, अरब के लोगों ने, यूरोपियंस लोगों ने काफी योगदान दिया है, मगर इंडियंस ने इस चैप्टर की शुरुआत की थी। और कुछ थ्योरीज ऐसी हैं जो इंडिपेंडेंटली इंडियंस ने ही दुनिया को डेवलप करके दी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को डेवलप करके दी। मगर जैसा कि हमारे साथ होता रहा है कि हमारी थ्योरीज को लोग चुरा लेते हैं और अपने नाम से पब्लिश कर देते हैं, इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और हिस्ट्री की किताबों में, मैथ्स की हिस्ट्री की किताबों में कुछ पन्ने जो इंडियन मैथमेटिशियंस के थे, हमारे तो आम लोग भी मैथमेटिक्स जानते थे, वो पन्ने फाड़ दिए गए हैं, मिटा दिए गए हैं। मगर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हैं वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ कहानियां मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं जो बताती हैं कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन कितने खूबसूरत तरीके से डेवलप हुआ। दो कहानियां बहुत फेमस हैं। एक कहानी तो है लीलावती की, जो सिद्धांता शिरोमणि नाम की एक बुक जो भास्करा 2 ने लिखी थी। भास्करा 1, भास्करा 2 दो अलग अलग मैथमेटिशियंस थे। भास्करा 2 की बात कर रहा हूं मैं। भास्करा 2 कर्नाटका में पैदा हुए थे। काफी अच्छे खगोल शास्त्री भी थे। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में उनकी काफी रुचि थी और मैथमेटिक्स में भी उनका अच्छा खासा इंटरेस्ट था। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे भास्करा 2। उन्होंने सिद्धांता शिरोमणि लिखी थी और सिद्धांता शिरोमणि का फर्स्ट वॉल्यूम जो है उसका नाम था लीलावती। लीलावती में उन्होंने जिक्र किया था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ प्रिंसिपल्स का। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है आपके माइंड में चल रहा होगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन काउंटिंग करने के अलग अलग मेथड्स बताता है। अलग अलग सिचुएशन में काउंटिंग के रूल्स, काउंटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स, मेथड्स हम सीखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। सो बेसिकली अगर इसको बहुत ही कम शब्दों में और बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा जाए तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या है? स्मार्ट काउंटिंग के तरीके हमको सीखने हैं। क्या सीखने हैं? स्मार्ट काउंटिंग के तरीके हमको सीखने हैं। स्मार्ट काउंटिंग सीखनी है हमको। स्मार्ट काउंटिंग सीखनी है हमको। सीखनी है स्मार्ट काउंटिंग। क्या सीखनी है? स्मार्ट काउंटिंग। हमको स्मार्ट काउंटिंग सीखनी है। इनोवेटिव तरीके से कैसे काउंट करना है, जल्दी कैसे काउंट करना है चीजों को। काउंटिंग सीखनी है, स्मार्ट काउंटिंग सीखनी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। हाँ, वापस आते हैं कहानी के ऊपर। तो भास्करा 2 बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे, एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे। सिद्धांता शिरोमणि उन्होंने लिखी, उसका एक वॉल्यूम था लीलावती। लीलावती में उन्होंने बताया है कि कई सैकड़ों साल पुरानी बात है। लीलावती में उन्होंने बताया कि चीज़ों की काउंटिंग कैसे इजीली की जा सकती है। और वो जो लीलावती उन्होंने जो बुक लिखी थी, ऐसा कहा जाता है कि अपनी डॉटर, अपनी बेटी लीलावती के नाम पे लिखी है। आप उसके श्लोक देखेंगे तो हर श्लोक में लीलावती को संबोधित किया हुआ है कि हे लीलावती, तुम बताओ
कि अगर इस नंबर में ये नंबर जोड़ दें, फिर ये माइनस करके ये मल्टीप्लाई कर दें, तो बताओ क्या होगा। ऐसे हर श्लोक में उन्होंने लीलावती को संबोधित किया है। बड़ी मजेदार बुक है। वो ऐसे ही करते हैं कि हे लीलावती बताओ, अगर 4 लोग एक स्ट्रेट लाइन में बैठाने हो तो किस तरीके से उनको कितने तरीकों से उनको बैठा सकते हैं। हे लीलावती बताओ कि अगर ये डायग्राम में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स काउंट करें तो कितनी रेक्टेंगल्स होंगी। ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये बड़ी भी एक रेक्टेंगल है। बहुत सारी रेक्टेंगल्स इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रही होंगी। तो उन्होंने पूरी बुक में, जो बुक का नाम है लीलावती रखा, अपनी डॉटर के नाम पे। क्यों रखा बताऊंगा मैं आपको। और वो पूरी बुक में इसी प्रकार की बातें करते हैं। हे लीलावती बताओ ये कर दे तो क्या होगा, हे लीलावती बताओ कि ये कर दे तो क्या होगा, अरे लीलावती ये भी बताइए। बड़ी मजेदार बुक है, लीलावती ही लीलावती है उसके अंदर। तो हम भी कुछ ऐसे ही सीखेंगे कि हे लीलावती बताओ जरा इसका क्या आंसर होगा। एक और कहानी भी है, अरुण और उसके दादाजी की कहानी, तांगे की एक बड़ी खूबसूरत कहानी। ये 2 कहानियां कुछ इस प्रकार से घटित हुई कि एक चैप्टर ही बन गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भास्करा तो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे। उनके पास तो उन्होंने तो मैथ्स की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी, और अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी रिसर्च के बेस पे कुछ कुछ काउंटिंग के रूल्स बनाए, स्मार्ट काउंटिंग के रूल्स बनाए। और वो जो रूल्स हैं वो उन्होंने लीलावती बुक में कैद कर दिए। और लीलावती सिर्फ पीएनडीसी की बुक नहीं है, आप गलत मत समझिएगा। लीलावती में मैथ्स के कई सारे बातों का, कई सारे फॉर्मूलों का जिक्र किया है। अरिथमेटिक की कई सारी बातों का जिक्र किया है। उनमें से कुछ बातें पीएनडीसी की भी भास्करा ने बताई थी। तो लीलावती बुक में जिक्र हो रखा है, पीएनडीसी का भास्कर ने सैकड़ों साल पहले कर दिया था। और एक स्टोरी इसकी एक और भी है, अरुण और उसके दादाजी की। अरुण एक 6 साल का, एक 6th क्लास का बच्चा था। 6th क्लास का बच्चा कितने साल का होता होगा? आई थिंक कुछ 9 से 10 साल का होता होगा। अरुण एक 6th क्लास का बच्चा था। अरुण एक 6th क्लास का बच्चा था। अरुण के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। ये एक 6th क्लास का बच्चा था, और ये टोटल 6 भाई बहन थे, 6 सिबलिंग्स थे टोटल मिलाकर के, अरुण और 5 और। टोटल कितने लोग थे? 6 भाई बहन, 6 भाई बहन, ठीक है। और अरुण के मदर फादर नहीं थे, एक्सपायर हो चुके थे। दादाजी ही अरुण की देखभाल और अरुण के भाई बहनों की देखभाल करते थे, दादाजी। हुआ कुछ यूं कि सुबह सुबह ये 6 भाई बहन स्कूल में जाते थे, और दादाजी बहुत अमीर हुआ करते थे। अरुण की फैमिली एक रिच फैमिली थी, बड़े लोग। और उन जमानों में जो रिच फैमिलीज हुआ करती थी, उनकी पर्सनल तांगा गाड़ियां हुआ करती थी। आपके सामने देखिए तांगा गाड़ी है, ऐसी कुछ तांगा गाड़ी अरुण की फैमिली के पास भी थी। आई होप आप भी कभी तांगे में बैठे होगे, है ना। तांगे बैठ के बड़ा मजा आता है। कुछ शहरों में तो अब तांगा है ही नहीं। दिल्ली में स्टेशन वगैरह पे छोड़ने के लिए पुराने टाइम पे तांगा का लोग इस्तेमाल करते थे। खैर, तो अरुण की फैमिली के पास ये तांगा गाड़ी हुआ करती थी, है ना। और इसमें 6 सीटें लगवा रखी थी दादाजी ने, है ना। एक यहाँ पे लगवा दी, एक यहाँ पे लगवा दी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 6 सीटें इसमें लगवाई हुई थी, है ना। तांगे वाले भैया ऐसे आते थे, तुगड़ुम 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 करते हुए। रोज उनको सुबह सुबह स्कूल के लिए बैठाते थे, ये लोग स्कूल चले जाते थे, शाम को स्कूल से वापस, और ये रूटीन चलता रहता था। मगर वो लोग रोज लड़ाई करते हुए स्कूल जाते थे। यहां पे 6 भाई बहन थे, एक तो अरुण हो गया, बाकी 5 लोगों के नाम मुझको मालूम नहीं, मान लेते हैं। एक हो गई मुन्नी, एक हो गई बबीता, एक हो गया मुन्ना, एक हो गया माइकल, है ना। माइकल की स्पेलिंग कई होती, माइकल हो गया, और एक हो गई माया। ठीक है, 6 हो गए। रोज लड़ाई करते हुए स्कूल में जाते थे। अरुण लड़ाई नहीं करता था, ये अच्छा बच्चा था। यहाँ पे बाकी 5 बड़े बदमाश किस्म के थे। अरुण जो है ये लड़ाई नहीं करता था, है ना। इसलिए मैंने बात की अरुण और उसके दादाजी की। ठीक है, मैं बता चुका हूँ कि उनके मदर फादर नहीं थे। ठीक है, मुन्नी, बबीता, मुन्ना, माइकल, माया, ये 5 जो हैं ये
अलग प्रजाति के लोग थे। ये लोग रोज लड़ाई करते थे, अरुण नहीं करता था। और दादाजी बूढ़े हो चले थे। जब ये लोग लड़ाई करते थे तो दादाजी के दिल में चोट पहुंचती थी कि यार बच्चे क्यों लड़ाई कर रहे हैं। अरुण समझदार था। दादाजी ने अरुण को बुलाया कि अरुण बेटा इधर आना। अरुण गया दादाजी के पास कि दादाजी बताइए। बोला यार ये लड़ाई खत्म करवानी है मुझको। अरुण दादाजी को हंसते हुए बोला कि दादाजी भूल जाइए, लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती। ये बड़े शैतान बच्चे हैं। दादाजी लाड प्यार से रखते थे, अमीर घराने के थे ही तो शैतान तो होने ही थे। अच्छे बच्चे थे। मगर दादाजी ने कहा कि मेरा दिल बड़ा व्याकुल हो उठता है कि यार तुम जब लड़ाई करते हो तो मुझसे नहीं देखा जाता, कुछ ऐसा विचार करो ना कि ये लड़ाई ना हो पाए। अरुण ने कहा दादाजी क्या किया जा सकता है। दादाजी ने कहा कि यार देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो सीट जो हैं, ये जो सीट्स हैं यहाँ पे देखो नंबर्स अगर लिख दो 1 2 3 4, यहाँ पे देखो सीट्स के ऊपर अगर आप नंबर लिख दो 1 2 3 4 5 6 4 5 6 यूं करके अगर आप नंबर्स लिख दो और एक कॉपी बना लो, एक कॉपी बना लो कि ये 1 सीट है, ये सीट नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। एक कॉपी बना लो और कॉपी में लिख दो कि भाई 1 जनवरी को फर्स्ट सीट पे अरुण बैठेगा, दूसरी पे मुन्नी, तीसरी पे माया, फोर्थ पे माइकल, इस पे बैठेगी बबीता। ठीक है, और कौन बच गया? मुन्ना बच गया। यस, मुन्ना भैया। गुड्डू भैया के लिए कोई सीट नहीं है। तो 6 लोग बैठेंगे। आप 1 जनवरी पे ऐसे बना लो, फिर 2 जनवरी पे फिर आप जो है अलग अरेंजमेंट बना लो कि भाई ठीक है अब अरुण यहाँ बैठेगा, मुन्नी यहाँ बैठेगी, यूं करके। और फिर 3 जनवरी पे 4 जनवरी पे ऐसे करके अरेंजमेंट्स लिख लीजिए अलग अलग दिन की। ध्यान से सुनना शब्दों को। चैप्टर भी शुरू हो चुका है, कहानी भी शुरू हो चुकी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा अलग अलग डेट पे अलग अलग अरेंजमेंट लिख लीजिए। डेट वाइज अरेंजमेंट जो भी आएगी उसके हिसाब से बैठते चले जाना, लड़ाई खत्म हो जाएगी। दादाजी ने कहा अरुण को। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्होंने अरुण से कहा बेटा अरुण एक कॉपी में आप अरेंजमेंट लिख लीजिए कि 1 जनवरी को इस अरेंजमेंट में बैठेंगे, 2 जनवरी को इस अरेंजमेंट में बैठेंगे बच्चे, 3 जनवरी को इस अरेंजमेंट में बैठेंगे। डिफरेंट अरेंजमेंट, अलग अलग दिन लिख लीजिए कॉपी में। जो भी दिन आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जो अरेंजमेंट होगी उस अरेंजमेंट के हिसाब से बैठ जाएंगे तांगा गाड़ी में और कोई लड़ाई नहीं होगी। अरुण ने कहा हाँ दादाजी, आइडिया तो अच्छा है डियर दादाजी, मैं जल्दी से कॉपी बना लेता हूं, डेट वाइज अरेंजमेंट लिख लेता हूं। सुबह सुबह सबकी मीटिंग लेंगे बुला करके और बोलेंगे कि भाई देखो ऐसी है बात, हमने डेट वाइज प्लान बना दिया है, कौन किस सीट पे बैठेगा उस सीट पे बैठ जाइए और किसी को कोई लड़ाई नहीं करनी है और लड़ाई हो जाएगी खत्म। दादाजी खुश हो गए कि यार अच्छा बच्चा है अरुण, तो लिख देगा अरेंजमेंट और मैं एकदम डॉन की तरह सुबह सुबह बोल दूंगा कि अबे किसी को भी इस अरेंजमेंट को तोड़ना नहीं है, जो भी रूल्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो करना है। जिस दिन जिस सीट पे जिसकी बारी होगी उस दिन उस सीट पे वही बैठेगा। दादाजी को लगा कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा सब लोग मान जाएंगे और सारा काम आसान हो जाएगा। मगर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, अरुण दादाजी के पास आया ही नहीं वो अरेंजमेंट वाली कॉपी लेकर के। दादाजी को लगा बच्चा तो अच्छा है, लाना तो चाहिए था, आया क्यों नहीं? दादाजी को लगा शायद भूल गया होगा अरुण, आखिर बच्चा तो बच्चा है ना, है तो 6th क्लास में ही, कितना ही अच्छा बच्चा हो है तो 6th क्लास में ही, हो सकता है भूल गया होगा। दादाजी ने कुछ नहीं कहा। 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गए, 3 वीक हो गए, 4 वीक हो गए, 5 वीक हो गए, 6 वीक हो गए, 2 महीने हो गए। 3 महीने के बाद अरुण आया दादाजी के पास मुस्कुराते हुए, बोला दादाजी मैंने सारी अरेंजमेंट्स लिख ली कॉपी में, मगर लड़ाई रुकने वाली नहीं है। दादाजी ने कहा कैसी बेवकूफ बातें कर रहे हो तुम, 3 महीने के बाद आए हो, एक तो मुझे लगा तुम भूल भी गए हो, मगर मैंने क्या बताया तुमको, अरुण एक अच्छा बच्चा था, भूलता नहीं था बातों को, अपने दादाजी की बातें
नोट करके रखता था। जो जिम्मेदारियां दादाजी लगा देते थे उन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था वो। तो दादाजी ने कहा कि मुझे कॉपी दिखाइए और तू क्यों कह रहा है कि लड़ाई चलती रहेगी। तो दादाजी ने कहा, अरुण ने दादाजी से कहा कि दादाजी 720 720 अरेंजमेंट्स हो गई हैं टोटल। अगर मैं हर डेट पे अलग अलग लोगों को अरेंज करूंगा, हर डेट पे अलग अलग सीट पे लोगों को अरेंज करूंगा, तो टोटल 720 अरेंजमेंट्स निकल के आई हैं। कितनी अरेंजमेंट्स आई हैं? 720। यहां पे इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, समझना। टोटल 720 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो रही हैं। टोटल 720 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हो रही हैं। अरुण ने बताया दादाजी को कि दादाजी अगर मान लो किसी दिन फर्स्ट सीट पे अरुण बैठ गया, दूसरी सीट पे मुन्नी बैठ गई, तीसरी सीट पे बबीता बैठ गई, फोर्थ सीट पे मुन्ना बैठ गया, फिफ्थ पे माइकल बैठ गया और सिक्स्थ पे माया बैठ गई, तो ये जो अरेंजमेंट है ये 720 डेज के बाद 721 दिन रिपीट होगी। मतलब 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा सेम अरेंजमेंट में बैठने के लिए। 720 दिनों तक अरेंजमेंट्स बदलती रहेंगी। 720 दिनों तक 720 डेज तक इंतजार करना पड़ेगा वापस से इसी सेम अरेंजमेंट में बैठने के लिए। तो लोग 2 साल के इंतजार में और लड़ाई करना बेहतर समझेंगे। आपको कोई बोल दे कि यार इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बैठने के लिए आपको 2 साल लंबा इंतजार करना पड़ेगा, तो आप 2 साल लंबा इंतजार करने के बजाय सोचेंगे छोड़ो यार जबरदस्ती बैठ लेते हैं। ऐसा ही करोगे ना। तो अरुण ने कहा कि दादाजी 720 दिन होते हैं, लगभग 2 साल के इंतजार कोई नहीं करने वाला। ये जो माया और मुन्नी है बहुत बदमाश है, बबीता भी बहुत बदमाश है, ये लोग मानेंगे नहीं। 720 दिन तक का इंतजार कोई नहीं करेगा सेम अरेंजमेंट में बैठने के लिए, तो लड़ाई चलती रहेगी। जो हमने तरकीब लड़ाई थी वो तरकीब फेल हो गई। दादाजी ने कहा यार कैसी बात कर रहा है, मात्र 6 लोग और उनको टोटल अरेंज करने के 720 तरीके, 720 तरीके, ऐसा कैसे हो सकता है। अरुण ने कहा दादाजी हुआ है ये लीजिए कॉपी। अरुण दादाजी को कॉपी दे दी। अरुण ने दादाजी को कॉपी दे दी और बोला दो देख लो, मैंने डेट वाइज लिखा हुआ है हर तरीके को, हर अरेंजमेंट को। दादाजी ने कॉपी ली अरुण से और देखा और चौंक गए कि मात्र 6 लोग और उनको अरेंज करने के 720 वेज। दादाजी को ये बात समझ में आ गई कॉपी देखने के बाद कि यार 6 सीटें हैं बस, और उन 6 सीटों पे 6 लोगों को अरेंज करना चाहते हो, 720 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे? 720 तरीके होंगे। मगर ये बात दादाजी को कॉपी में दिख तो रही थी, समझ तो आ गई थी कि हाँ कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक कर रखी है, लिखी हुई है सारी अरेंजमेंट्स। मगर दादाजी को ये बात हजम नहीं हो रही थी, दिल में फील नहीं आ रही थी कि 6 लोग हैं बस, 6 लोगों को कुर्सियों पे अरेंज करना चाहते हो तो क्या इतनी बड़ी नंबर, मतलब 720 720 अरेंजमेंट्स होंगी क्या? बार बार वो कॉपी के पन्ने पलटते रहे, रात को देखते रहे, हर दिन एक नई अरेंजमेंट लिखी हुई है और टोटल 720 अरेंजमेंट्स लिखी हुई हैं। पूरी रात नींद नहीं आई ढंग से बूढ़े दादाजी को, मगर अरुण सोता रहा। सुबह हुई, फिर लड़ाई चलती रही, मजाकिया लड़ाई चलती थी, मगर दादाजी थोड़े परेशान थे। तो ये बात अरुण और दादाजी के बीच में जो हुई, 6 लोगों को अरेंज करने वाली 720 720 तरीकों से 6 लोगों का अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये बात होने के बाद दादाजी के दिमाग में ये जो नंबर 6 और 720 है ये चलता रहता था। और मैंने आपको बताया दादाजी अमीर थे। कुछ समय निकलता गया और एक दिन दादाजी के साथ एक और घटना हुई। पुराने जमाने में जो अमीर लोग हुआ करते थे उनके पास जमीनें खूब हुआ करती थी। क्या खूब हुआ करती थी?
जमीनें खूब हुआ करती थी, और जमीनें जब मापी जाती हैं दोस्तों तो एरिया मापा जाता है ना। क्या मापा जाता है? एरिया। और एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई। जैसे आप एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो तो क्या करते हो? लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। ट्रायंगल का एरिया निकालते हो तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई करते हो। एरिया निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो एक दिन की बात है, दादाजी अपने खेतों में गए हुए थे और वहां पे उसने कोई खेत मापने वाला बुलाया हुआ था, और मापते 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 उस खेत मापने वाले ने एक कैलकुलेशन करके दिखाई। खेत माप रहा था तो मापते मापते खेत मापने वाले ने 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कोई कैलकुलेशन आई, और ये कैलकुलेशन करते ही 720 बताया। दादाजी को कहा कि दादाजी ये जो 6 खेत हैं इनकी कैलकुलेशन मैंने करी है, 720 आंसर आया। दादाजी एकदम उछल के पड़े, एकदम ऐसे। दादाजी को लगा कि यार ये फिर से क्या हो रहा है मेरे साथ। अरुण भी बोल रहा था, अरुण भी बोल रहा था कि 6 लोगों को अरेंज करना है, 720 तरीकों से अरेंज होगा। और आज ये जो खेत मापने वाला आया है ये भी बोल रहा है कि 6 से लेकर के 1 तक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आंसर आएगा। दादाजी के दिमाग में कुछ बैठ गया उस दिन। दादाजी को लगा कि ये जो नंबर 6 है और ये जो नंबर 720 है, जरूर इनके बीच में कुछ तो लोचा है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ये जो नंबर 6 है और ये जो नंबर 720 है, ये जो नंबर 6 है और ये जो नंबर 720 है, इनके बीच में कुछ तो लफड़ा है। आज मैं खेतों की पैमाइश कर रहा हूं तो ये 6 नंबर 720 का पीछा नहीं छोड़ रहा है, ये 6 नंबर 720 को फॉलो कर रहा है। और जब अरुण से मैं कैलकुलेशन करवा रहा था उस दिन भी ये नंबर 6 जो है 720 को फॉलो कर रहा था। तो दादाजी को लगा कि ये 6 और 720 में कुछ तो लफड़ा है। दादाजी अमीर हुआ करते थे, अमीर लोगों की चलती है भैया बहुत। तो दादाजी ने क्या किया, उन्होंने ये जो 6 और 720 वाली जो ये घटनाएं उनके साथ दो हुई, उन्होंने अपने मोहल्ले के, अपने गांव के, अपने नगर के सबसे बेस्ट मैथ्स टीचर को बुलाया, उसके पास गए और कहा कि मैंने 6 और 720 के बीच में रिलेशन महसूस किया है। उस मैथ्स टीचर को भी यूनिक लगी ये बात, और ऐसे करके उसने आगे बताया और आगे बताया, और कुछ पेपर्स में ये बात पब्लिश हो गई कि 6 और 720 का एक बेहतरीन रिलेशन है, और वो रिलेशन 6 को मल्टीप्लाई करके मिलता है 5 4 3 2 1 से। तो लोगों को लगा, फिर आगे रिसर्च हुई इस प्रिंसिपल के ऊपर, और लगा कि मैथ्स का एक बहुत खूबसूरत प्रिंसिपल छुपा हुआ है, जो अरुण और उसके दादाजी ने अनजाने में उस प्रिंसिपल को पहचाना था। जो प्रिंसिपल अरुण और उसके दादाजी ने अनजाने में यहाँ पे कुछ समझने का प्रयास किया था, वो प्रिंसिपल भास्करा ने अपनी बुक लीलावती में कैद करके लिख दिया था। देखिए, एक कहानी थी जो अनजाने में शुरू हुई थी, एक चैप्टर अनजाने में शुरू हुआ था अरुण और उसके दादाजी के द्वारा, और दूसरी तरफ अपनी पुत्री लीलावती को डेडिकेट करते हुए जो बुक लिखी भास्करा ने, अपनी रिसर्च के बाद उस प्रिंसिपल को प्रॉपर फॉर्मेट के साथ लीलावती बुक में कैद कर दिया और पूछा, हे लीलावती बताइए, हे बेटी लीलावती बताइए कि 6 लोगों को 6 कुर्सियों पे, 6 चेयर्स पे अरेंज करना हो तो कितने तरीके होंगे? लीलावती ने कहा, बाबूजी 720 तरीके होंगे। तो इस तरीके से ये महान चैप्टर P&C की शुरुआत हुई। इस महान चैप्टर P&C की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये तो मैं बता चुका हूं आपको कि P&C चैप्टर में क्या करते हैं हम लोग, स्मार्ट काउंटिंग करते हैं। P का मतलब होता है परम्यूटेशन, C का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, और परम्यूटेशन में हम चीज़ों की अरेंजमेंट सीखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो 2 शब्द हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, इनका मीनिंग क्या है? परम्यूटेशन का मतलब है अरेंजमेंट। क्या मीनिंग है? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट,
है ना। कॉम्बिनेशन का मीनिंग है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन का मीनिंग है सिलेक्शन। परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं। अरेंजमेंट किसका करोगे? ऑब्जेक्ट्स का, थिंग्स का, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट चीजों का अरेंजमेंट करेंगे। डिटेल में बताऊंगा अरेंजमेंट क्या होती है, डिटेल में बताऊंगा परम्यूटेशन क्या होता है, डिटेल में बताऊंगा परम्यूटेशन कैसे करते हैं, अरेंजमेंट कैसे करते हैं। मीनिंग समझते हैं। कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है सिलेक्शन। हमें इस पूरे चैप्टर में अरेंजमेंट और सिलेक्शन ही करना है। अगर अरेंजमेंट और सिलेक्शन करने के स्मार्ट तरीके आपको समझ में आ गए तो आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा। तो आई होप एक कहानी परम्यूटेशन की समझ में आई होगी। लीलावती को डेडिकेट करते हुए भास्करा 2 ने जो बुक लिखी थी उसमें जो पीएनसी का जिक्र किया था, उन्हीं फंडों को आज हम सीखेंगे और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर शुरुआत करेंगे। और एक और खास बात बताऊं मैं लीलावती के बारे में, कि भास्करा ने लीलावती के बारे में वो जो बुक थी वो क्यों लिखी थी। हुआ क्या, जब लीलावती पैदा हुई तो मैंने बताया ना, भास्करा जो थे वो काफी अच्छी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी जानते थे, मैथमेटिशियन तो थे ही। तो जब लीलावती पैदा हुई तो लीलावती के ग्रह नक्षत्र वो सारे देख करके, उसकी पूरी कुंडली देख करके भास्करा को ये मालूम चल गया था कि लीलावती की शादी नहीं हो सकती, ना ही लीलावती के कभी बच्चे होंगे और ना ही लीलावती की कभी शादी हो सकती। तो भास्करा बहुत बड़े लेवल के एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की नॉलेज रखते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बेटी लीलावती की शादी करवाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि एक खास मुहूर्त पे इसकी शादी हो सकती है। एक खास मुहूर्त पे एक खास तरीके से लीलावती की शादी हो सकती है। और उन्होंने एक अरेंजमेंट की। उन्होंने उन्होंने एक कोई वेसल लिया, उस वेसल में एक छोटा सा होल किया और उसके नीचे कप रख दिया। क्या रख दिया? कप। और एक रूम में एक डिवाइस रख दिया, एक रूम में उन्होंने एक डिवाइस रख दिया और कहा कि जब लीलावती की शादी हो रही होगी, वो जो खास मुहूर्त होगा उस समय पे मैं ये डिवाइस यहाँ पे रूम में एक्टिवेट कर दूंगा और ये जो पानी का जो वेसल है इसमें से जो बूंद बूंद गिरते हुए कप में पानी जो है गिरता चला जाएगा। जब तक ये कप भर नहीं जाता तब तक का मुहूर्त बड़ा अच्छा मुहूर्त है। और लीलावती को उसने कहा कि लीलावती तुम इस कमरे में मत जाना, इस डिवाइस के नज़दीक तुमको जाना नहीं है, बस ये फॉलो करना, ना ही तुमको यहाँ जाना है ना ही तुमको यहाँ जाना है, इस पूरी अरेंजमेंट से दूर रहना है। एक शुभ मुहूर्त है, इसमें तुम्हारी शादी हो जाएगी। मगर लीलावती से रहा नहीं गया। सजी सवरी हुई लीलावती चली गई इस रूम में और गलती से उसने पहनी हुई मालाएं, मोतियों का एक छोटा सा पीस टूट के गिर गया इस डिवाइस में। और ये जो अरेंजमेंट थी जिसके पास लीलावती को जाने के लिए मना किया था भास्करा ने, वो सारी अरेंजमेंट का जो मिशन था वो हो गया फ्लॉप। और लीलावती का जो शुभ टाइम, एक शुभ टाइम जो क्रिएट किया गया था, जो शुभ टाइम पे जो ये शुभ जो है ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट लीलावती के लिए जो क्रिएट किया गया था वो हो गया डिस्टर्ब। और लीलावती की आंखों में आंसू आए और उसके बाद हमेशा ही आंसू रहे और लीलावती की शादी नहीं हो पाई। तो भास्करा ने लीलावती को फिर सोचा कि डेडिकेट करते हैं एक मैथमेटिक्स की बुक। लीलावती मैथ्स में बहुत अच्छी हुआ करती थी, भास्करा उसको सिखाते रहते थे। तो फिर डेडिकेट करते हुए पिता ने अपनी बेटी के लिए एक बुक लिखी, लीलावती। एक्चुअली भास्करा ने बीज गणित, अंक गणित पे, ज्योमेट्री पे कई सारी किताबें लिखी हैं। मतलब उन्होंने जो सिद्धांत शिरोमणि जो लिखा उसमें कई वॉल्यूम्स हैं। तो एक वॉल्यूम में उन्होंने स्पेशली अरिथमेटिक की बात की है और उस वॉल्यूम का नाम है लीलावती। तो आई होप ये जो परम्यूटेशन से रिलेटेड कहानियां हैं, ये कहानियां आपको पसंद आई होंगी। मुद्दे की बात करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पी एंड सी चैप्टर की शुरुआत करते हैं। पी एंड सी चैप्टर में हमें काउंटिंग करनी, स्मार्ट काउंटिंग्स। जैसे मैं आपसे पूछूं, आपके सामने एक डायग्राम है, इस डायग्राम में कितनी रेक्टेंगल्स होंगी बताइए तो जरा।
या मैं आपसे पूछूं, एक हॉल खचाखच भरा हुआ है, आप मूवी देखने के लिए चले गए, एक हॉल खचाखच भरा हुआ है, आप मूवी देखने के लिए चले गए, और मैंने आपसे पूछूं कि बताओ इस हॉल में कितने लोग प्रेजेंट हैं, कितने लोग बैठे हुए हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में मैं काउंटिंग करने के लिए दूं आपको, तो आप समझना वो हर प्रॉब्लम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम है, इस चैप्टर की प्रॉब्लम है। तो इस चैप्टर की जो प्रॉब्लम्स हैं, इस चैप्टर के जो सवाल हैं, वो क्या हैं? काउंटिंग के सवाल हैं। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको काउंट करनी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छा, यहाँ मूव करने से पहले मैं आपसे पूछूं कि एक सिनेमा हॉल में आप चले गए और मैंने आप, और खचाखच भरा हुआ है, हॉल खचाखच भरा हुआ, मैंने कहा कि बताओ कितने लोग मूवी देख रहे हैं, तो कैसे बताओगे आप? एक तरीका हो सकता है आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक तरीका ये भी हो सकता है। मगर कोई स्मार्ट होगा आप जैसा, तो वो कहेगा, या जैसी, तो वो कहेगा कि बताइए टोटल सीट कितनी है इसमें। मान लो वहाँ पे खड़े हुए एक जो भी अटेंडिंग पर्सन है, उसने कहा कि सर टोटल 400 सीट्स हैं, तो आप क्या करोगे? 400 माइनस, आप देख लोगे खाली सीट कितनी है, एक खाली, दो खाली, तीन खाली, चार खाली, सिर्फ 4 खाली हैं। 400 माइनस 4 करके बोल दोगे 396। और दूसरा मूर्ख इंसान ऐसे भी कर सकता है काउंटिंग, गिनने लग जाए 1 2 3 4 करते करते 396 काउंट कर ले। कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। दोनों ने काउंटिंग की है, एक ने जो लोग प्रेजेंट हैं उनको काउंट किया है, मगर दूसरे ने एब्सेंट को काउंट किया है, और टोटल में से एब्सेंटिज्म घटा दिया, तो बच गया क्या? प्रेजेंट बच गया। तो काउंटिंग करने के अंदाज दोनों सही हैं, मतलब ये स्मार्ट अंदाज है। हमको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये सीखना है कि स्मार्ट तरीके कौन से हैं। तो ये सिनेमा हॉल वाला एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू और थोड़ा फील करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को। अगर मैं आपसे कहूं कि डायग्राम आपके सामने है, आप बताइए इस डायग्राम में कितनी रेक्टेंगल्स हैं, तो कोई तो काउंट ही करने लग जाएगा ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, वो तो गधा हो गया भाई टोटल, उसका तो कोई काम ही नहीं है इस चैप्टर के अंदर। हमें स्मार्ट बनना है, स्मार्ट काउंटिंग करनी है। तो स्मार्ट काउंटिंग कैसे करेंगे देखिए जरा। तरीके कई हैं, अभी तक की जितनी नॉलेज हमारे पास है हम उसके बेस पे कैसे काउंटिंग स्मार्टली कर सकते हैं बताता हूं आपको। यहाँ पे कई प्रकार की रेक्टेंगल्स इन्वॉल्व हो रखी हैं। सबसे छोटी रेक्टेंगल, फिर उनसे बड़ी, फिर उनसे बड़ी, ऐसे करते हुए। सबसे छोटी रेक्टेंगल कितनी है? 1, फिर ये सेकंड है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे छोटी रेक्टेंगल्स कितनी हैं? 10 रेक्टेंगल्स हैं, प्लस फिर इससे बड़ी है ना, सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी एक रेक्टेंगल आपके सामने ये है। फिर देखिए ये सेकंड रेक्टेंगल है 2, फिर ये है 3, फिर ये है 4, इसके बाद ये है 5, उसके बाद ये है 6, फिर ये है 7, फिर ये है 8, फिर ये है 9। कितनी रेक्टेंगल्स हुई? 9 हुई। उससे बड़ी फिर कितनी होंगी देखिए जरा। उससे बड़ी का क्या मतलब है? 3 यूनिट लेंथ वाली। पहले मैंने 1 यूनिट लेंथ वाली ले ली, उसके बाद 2 यूनिट लेंथ वाली ली, अब बात करते हैं 3 यूनिट लेंथ वाली, है ना। 3 यूनिट लेंथ वाली ये 1, फिर 2 3 4 करते हुए देखोगे तो 8 आएंगी। 4 यूनिट लेंथ वाली 7 आएंगी, फिर 5 आएंगी, फिर 4 आएंगी, फिर 3 आएंगी, फिर 2 आएंगी। और सबसे बड़ी रेक्टेंगल कितनी है? 1 है। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इतनी होंगी। ये होंगी आपकी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये होंगी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ये होंगी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब 10 से लेकर के 1 तक की काउंटिंग का अगर सम करोगे, नेचुरल नंबर का सम करोगे, तो 55 होता है। इसका तरीका बता चुका हूं आपको मैं। 1 से 10 तक की काउंटिंग का सम करना हो, 1 से 100 तक का करना हो, 1 से 1000 तक का करना हो, तो क्या करो आप 10 का आधा कर दो, 5, और एक बार बगल में और 5 लिख दो, 55 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है क्या? तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगी 55। इसको काउंट करने का एक और अंदाज बताता हूं मैं आपको, बड़ा मस्त अंदाज है वो भी। यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़े डब्बे के अंदर 10 छोटे डब्बे बनाए हुए हैं, और पूछा गया है कि कितने रेक्टेंगल्स होंगे। देखिए इसको काउंट करने का एक और अंदाज ये भी हो सकता है कि एक बड़ा बॉक्स है, तो बड़ी रेक्टेंगल कितनी हो गई? 1 प्लस। अब अगर एक स्लाइडर डाल देते हो बीच में, है ना,
एक स्लाइडर डाल देते हो तो एक बड़ी तो थी ही, और कितनी जनरेट हुई, एक यहां पे दो और जनरेट हो गई, प्लस दो और जनरेट हो गई। फिर एक और स्लाइडर डाल देते हो तो वन, तो यहां पे देखिए और कितनी जनरेट हो गई, ये वाली तो पहले से जनरेट हो ही रखी है। अब एक, दो और तीन, तीन और जनरेट हो गई। एक और स्लाइडर डालोगे तो चार और जनरेट हो जाएंगी। एक और स्लाइडर डालोगे तो पांच और जनरेट हो जाएंगी। एक और स्लाइडर डालोगे तो छह और जनरेट हो जाएंगी। एक और स्लाइडर डालोगे तो सात और जनरेट हो जाएंगी। एक और स्लाइडर डालोगे तो आठ और जनरेट हो जाएंगी। एक और स्लाइडर डालोगे तो नौ और जनरेट हो जाएंगी। एक और स्लाइडर डालोगे तो 10 और जनरेट हो जाएंगी, और फिर से हो जाएगा आंसर 55। तो यहां पे जो स्मार्टली कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं वो हमें समझने हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे, आपके पास 4 शर्ट हैं, 4 पैंट हैं, 4 जूते, 4 जो हैं तरीकों के जूते हैं, मतलब 4 पेयर ऑफ शूज एंड 4 पेयर ऑफ सॉक्स, और आपको सुबह सुबह तैयार होना है। 4 शर्ट, 4 पैंट, 4 पेयर ऑफ सॉक्स, 4 पेयर ऑफ शूज। कितने तरीकों से आप तैयार हो सकते हो? कौन सी शर्ट, कौन सी पैंट, कौन सा सॉक्स, कौन से जूते पहनोगे? कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। कितने तरीकों से तैयार हो सकते हो, ये भी एक पीएनसी का सवाल है। तो पीएनसी में डिफरेंट सिचुएशन में हम चीजों की काउंटिंग सीखेंगे। आज तो बस हमने ये देखा है पीएनसी क्या है। आज बस हमने ये देखा है कि पीएनसी क्या है, लीलावती कौन थी, अरुण कौन था, उसके दादाजी कौन थे। नेक्स्ट लेक्चर में पीएनसी का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें शुरुआत होगी बेसिक प्रिंसिपल की, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। पीएनसी जिस प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, पीएनसी जिस प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, उस प्रिंसिपल का डिस्कशन करने वाले हैं। उसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये जो पूरा चैप्टर है, ये टिका हुआ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। अगर किसी को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ गया, पीएनसी उसकी रगों में बसना शुरू हो जाएगा, समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही हमारे अगले सेशन में। फिर से मुलाकात होगी। फर्स्ट प्रिंसिपल जो पीएनसी का है, बेसिक प्रिंसिपल जो पीएनसी का है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसके साथ हम हाजिर हो जाएंगे। अगला लेक्चर पीएनसी का सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, बिल्कुल भी ना मिस करें। और हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए अलविदा कहते हैं आपको। मुस्कुराते हुए जाने का समय आ चुका है। फिर मिलेंगे, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।